नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नीति निदेशक तत्वों से संबंधित वे सभी प्रश्न हल करेंगे जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ रखे गए हैं, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना सही है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना सही है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत हैं वे धार्मिक राज्य की स्थापना के उद्देश्य के साथ नहीं रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है और ये इनका मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न है, निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं, यानी गैर बाध्य योग्य हैं। इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर है 1 और 2। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है संविधान की प्रस्तावना से, सही है। मौलिक अधिकारों से नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा प्रस्तावना में भी वर्णित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्निहित भी बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य होते हैं। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 39 घ में वर्णन किया गया है। हालांकि मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 14 और 16 को अनुच्छेद 39 घ के साथ मिलाकर पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये है। कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, ये भी है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन एक निदेशक सिद्धांत है। इस प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। समान आचार संहिता ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। कृषि एवं पशुपालन ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 के तहत आता है। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण तो ये गलत हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन संगठन आता है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 ये सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A ये गलत हो गया, क्योंकि सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन अनुच्छेद 43B के तहत दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ये भी सही है, यानी उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि यह गलत मिलान है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम लागू किया गया था। संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ था, इसके अनुच्छेद 39A के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित होता है? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पिछले जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? 51 में है, तो उसी को दूसरे तरीके से पूछा गया था। लिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा ये जोड़ा गया है। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता ये भी जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया। लेकिन समान आचार संहिता ये पहले से ही अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दी गई थी, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत करता है, क्योंकि संविधान में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3।
लिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह नीति निदेशक तत्व नहीं है। पहले यह नीति निदेशक तत्वों में था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकारों के 21 का में रखकर मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध नहीं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये सही है, ये एक नीति निदेशक तत्व है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान पाए जाते हैं, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। वहीं राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ये मौलिक अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान पर प्रभेद नहीं करेगा, ये भी मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, ये भी मौलिक अधिकार है। तो नीति निदेशक तत्व केवल ए है। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो संविधान प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बिल्कुल शांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह, यह वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में बाद में जोड़ा गया था। इसे 39 का अनुच्छेद में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है, ये भी सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार, यह एक विधिक अधिकार है, यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं है। यह 2005 में आया था, हालांकि इसे 19(1) का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति में निहित मान लिया जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, यह एक नीति निदेशक तत्व है, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। तो मद्य निषेध, ये सही है, अनुच्छेद 43 के तहत मद्य निषेध किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये मौलिक अधिकार है। बेगार एवं बलात्श्रम निषेध, ये भी मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का निषेध, ये भी मौलिक अधिकार है, यानी सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है जो कि राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो अस्पृश्यता उन्मूलन, यह अनुच्छेद 17 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निदेशक तत्वों का एक सिद्धांत। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने नीति निदेशक तत्वों को एक ऐसे चेक की संज्ञा दी थी जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मौलिक अधिकार, 2 मूल कर्तव्य, 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पूरा करता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा एक सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, हाँ है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं है, यानी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2।
तो आज हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे कंटेंट के बारे में यदि आपकी कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।